Good evening, everyone. So, as we are discussing differentiation, so today's topic of discussion will be application application of derivatives. Okay, application of derivatives. Application of derivative. So, good evening. Today's topic of discussion will be application of derivative. ठीक है, application of derivative. Now derivative जब हम लोग differentiation का जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट वाज द डिफरेंशिएशन ना डिफरेंशिएशन ना उसका एप्लीकेशन भी सीखना है। एप्लीकेशन में जो टॉपिक व्हिच वन वी नीड टू कवर आउट ऑफ दैट, एक तो है जो रेट ऑफ, सबसे पहला जो टॉपिक आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सीखना है दैट इज रेट ऑफ चेंज ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ना। जब क्वांटिटीज कहा जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपने वेलोसिटी का डेफिनेशन सुना होगा। वेलोसिटी वेलोसिटी का डेफिनेशन कैसे लिखते थे? अगर एक तो था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। जैसे एक्सेलरेशन आपने काफ़ी बार सुना होगा। एक्सेलरेशन 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 किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये जो रेट ऑफ चेंज हम लोग जब भी कहते हैं तो इसको कहते हैं बेसिकली रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट यू कैन से जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज डिफरेंशिएशन डी बाई डी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं तो डी बाई डी टी। अभी जैसे कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डी एस ना, अगर डी एस बाई डी टी। तो जब भी आपको इस टाइप का सिचुएशन मिले, जैसे अगर हमने ऐसे लिखा डी एस बाई डी टी, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस डिस्टेंस एस with respect to with respect to with respect to टाइम t। इस तरीके से रीड करने का जो तरीका है डी एस बाई डी टी को, अगर आप लिखते हैं कहीं पे ना, आप अगर ऐसे लिखते हैं डी आर बाई डी टी, व्हाट डज इट मीन? डी आर बाई डी टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ ना, ये जो डिस्टेंस को हमने एस माना था इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमने लिखा है ना। अगर आर को आप रेडियस मानते हैं, आर को अगर आप रेडियस मानते हैं ना, आर को अगर आप रेडियस मानते हैं तो डी आर बाई डी टी क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ ना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 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 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पहली बात तो आपको रीड करना आना चाहिए कि कैसे एक चीज़ को रीड किया जाता है। अभी रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? ये जो रेट ऑफ चेंज हम लोग कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज जो हम लोग कहते हैं, रेट ऑफ चेंज का सिंपल सी मतलब ये भी बनता है कि चेंज चेंज एट एनी इंस्टेंट ना, चेंज एट एनी इंस्टेंट का मतलब हो जाएगा किसी भी टाइम पे ना, पर सेकेंड। यू कैन से अगर टाइम के मुताबिक आप ऐसे समझ लीजिए पर सेकेंड जो चेंज देखने को मिलता है, पर सेकेंड जो चेंज देखने को मिलता है उसी को क्या कहते हैं? चेंज एट एनी इंस्टेंट। नाउ जरूरी नहीं है हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज हो, जरूरी नहीं है हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज हो। अभी अगर मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ समझने के लिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ एक एग्जांपल में कि फाइन ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइन द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
rate of change of area of a circle, rate of change of area of a circle per second, per second with respect to a w or to, that is with respect to radius, or when radius is 5, when radius is say 5 सेंटीमीटर। ये जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है। अगर इसका सोल्यूशन ढूंढना जाए तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर, है कि नहीं, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इज कांस्टेंट ना, पाई को तो कांस्टेंट कहते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, आइदर इट इज 22/7 और इट इज 3.14, जबकि आर क्या है, आर इज रेडियस। तो ये जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर ना, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हमें क्या बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन करना है ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली रीड कर पाएंगे, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर सेकेंड। तो दैट पर सेकेंड इंडिकेट्स, बेसिकली दैट पर सेकेंड इंडिकेट्स कि आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो विथ रेस्पेक्ट टू कितने करना है, टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है, क्योंकि पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस क्लियरली लिखा, with respect to radius r when r is 5 सेंटीमीटर ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक चीज आपको और नोटिस करना है, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू पार्ट सेकेंड बोला है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में ये भी तो मेंशन किया, क्या मेंशन किया था, विथ रेस्पेक्ट टू पार्ट सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसे लिखा हुआ था। इसका मतलब डी ए बाई डी टी, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस लिखा हुआ था ना, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस लिखा हुआ था। तो यहाँ पे डी बाई डी आर इंटू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर लेके आता है, तो क्या बनेगा, डी बाई डी आर साथ में आर स्क्वायर ना। क्योंकि यहाँ पे आपने एक बात और आपको समझ के चलना होगा कि अगर आपने यहाँ पे रेडियस को अगर आपने कैपिटल आर लिया, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल आर लेना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कैपिटल आर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या बनता हुआ दिख रहा है, डी ए बाई डी आर इज पाई इंटू डी बाई डी आर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि चेंज जो देखने को मिलता है ना, चेंज एट एनी इंस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एट एनी इंस्टेंट, वो हर किसी के लिए, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी एक सर्कल है, उसका अगर आप रेडियस को चेंज करते रहेंगे ना, कोई भी एक सर्कल है उसका अगर आप रेडियस को चेंज करते रहेंगे, तो इन दैट केस बार बार आपको क्या चेंज होता हुआ दिखेगा, एरिया चेंज होता हुआ दिखेगा, सरकमफेरेंस चेंज होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली जो चेंज है वो कंटिन्यूअसली आपको क्या होता हुआ दिखता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता हुआ दिखता है। तो अगर रेडियस इस पार्ट को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, पाई इंटू रेडियस का 2r ना, 2r। और क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे मेंशन कर दिया था। इसका मतलब है कि डी ए बाई डी आर, रेडियस का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो रहा है, पाई इंटू यहाँ पे क्या था 2r, आर का वैल्यू आप 5 बिठा दीजिए, 2 इंटू 5 कितना है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to radius when the radius is 5 centimeter, when the radius is 5 centimeter, when the radius is 5 centimeter। तो ये एक बेसिक अप्रोच होता है किसी भी यू कैन से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ इसमें बहुत अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। मैं उनमें से कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं
दिखाने को कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे ये जो पहला चैप्टर है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, उसमें क्या चेंज हुआ और उस रेस्पेक्ट टू क्या ना, एक तो चेंज हो रहा है, कुछ चेंज होगा और कुछ उस रेस्पेक्ट टू होगा। जैसे कि एक एग्जांपल और आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को और रिलेट कर पाए। क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को भी आप साइड बाय साइड लिखते रहने से ज़्यादा सही बैठेगा। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज increasing, volume of a cube is increasing, no, increasing at the rate of, at the rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, and how fast the surface area is increasing. Now question is how fast how fast surface area, how fast surface area is increasing, how fast surface area is increasing, how fast surface area is increasing when the length of the edge is, when the length of the edges is 10 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑल टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। क्वेश्चन पे डिपेंड बहुत कुछ करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग 9 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है एवरी सेकेंड। इस लाइन से आपको ये समझ जाना है कि जो चेंज ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज जैसे हमने बताया था। तो जे यहाँ पे अभी विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, क्लियरली लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम हो गया। और क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ये जो लाइन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मीनिंग क्या बनता है, dB बाई dt इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब ना, पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें क्या बोला, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर ना। बात किसका हो रहा है, क्यूब का। आपको क्या निकालने के लिए बोला, ds। अगर s को आप ऐसा मान ले कि s इज सरफेस एरिया, s इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, s इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और v को आप अगर वॉल्यूम मानते हैं, v को अगर आप वॉल्यूम मानते हैं क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मानते हैं, तो आपको सरफेस एरिया का चेंज कितना हो। ओबियसली अगर आप अगर ऐसे सोचे, अगर आप किसी एक पार्ट को, अगर आप एज चेंज कर रहा है, क्यूब क्यूब आप जरूर आपको क्यूब मालूम होना चाहिए, इस तरीके से क्यूब दिखता है, राइट, ऐसा कुछ क्यूब दिखता है। तो क्यूब में ये जो साइड है इसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी भी क्यूब का आप अगर एज चेंज करेंगे, एज मतलब साइड का लेंथ चेंज करेंगे, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, सरफेस एरिया भी चेंज होगा, होगा ना। वॉल्यूम भी चेंज होगा, सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसके मुताबिक ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था, क्यूब का वॉल्यूम क्या था, एल क्यूब ना। और क्यूब का सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया क्या था, 6 × L²। एल क्या है, एल इज नथिंग बट एज ना, एज लेंथ, एज लेंथ को ही क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो यहाँ पे d/dt, वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब, वॉल्यूम इज एल क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम इज एल क्यूब इक्वल टू हाउ मच, 9, ठीक है, इक्वल टू हाउ मच, 9।
ठीक है। नो दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो एल को हमने क्या माना, एज लेंथ। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे एल क्यूब है और उच्च रेस्पेक्ट टू क्या टी। डी टी कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पार्ट सेकंड लिखा हुआ था इसलिए डी टी आया था। एल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 L², जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, चेन रूल परसों भी डिस्कस किया था। नाउ एल, यहाँ पे एल है यहाँ पे टी है, डिफरेंशिएशन खत्म तो होगा नहीं। चेन रूल के मुताबिक एल को वापस डिफरेंशिएट करने से डी एल बाई डी टी इक्वल टू हाउ मच, 9। ये जो स्टेप है इसको मैं फर्दर नेक्स्ट पेज में आपको लिख रहा हूँ, क्या बन रहा है, 3 × L² 3 × L² डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 9। ये जो डी एल बाई डी टी है ना, ये जो डी एल बाई डी टी है इसका वैल्यू आप एक साइड में रखने से, डी एल बाई डी टी का मतलब क्या है, मैं लिखता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं, डी एल बाई डी टी। आप अगर ये जो 3L² इसको अगर आप दूसरे साइड में भेजें तो क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 × L², 3 टाइम, तो क्या बन रहा है आपका 3/L² ना, 3/L², 3/L²। 3/L²। ये डी एल बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी आपको क्या मिलता, अभी तक क्या मिला आपको कि डी एल बाई डी टी इज 3/L², 3/L²। नाउ दिस एल इज एज ना, एल क्या है, एज लेंथ, एल इज एज, ठीक है। अभी आपको क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है वो पूछ रहा है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किस लिए, क्योंकि पहला पार्ट में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए टाइम दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया के लिए भी क्या होगा, टाइम ही होगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम के लिए अलग, सरफेस एरिया के लिए अलग। तो उस हिसाब से क्या बनेगा फिर, डी बाई डी टी, व्हाट इज द सरफेस एरिया, 6 × L², ठीक है ना, 6 × L²। तो 6 तो बाहर आ गया ना, डी बाई डी टी L², तो क्या बनेगा, 6 × का क्या बनेगा, 12, और एल को चेन रूल के मुताबिक डिफरेंशिएट किया, डी एल बाई डी टी। ये बनेगा, ये बनेगा, देख लीजिए ये बनेगा कि नहीं, एक बार देख लीजिए, यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा ना। यहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म नहीं होता, ख़त्म किस लिए नहीं होता, देखिए पहली बात तो आपको डी एल बाई डी टी का वैल्यू मालूम है ना, डी एल बाई डी टी का आपको क्या मालूम है, वैल्यू मालूम है। दूसरी बात, ये जो डी एल बाई डी टी है उसको तो यहाँ से रिप्लेस करना ही होगा। और एक क्या है कि एल का वैल्यू, आप अगर पूरा क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे एल क्या लिखा हुआ है, द एज इज 10 सेंटीमीटर, क्लियरली लिखा हुआ है द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो इन दैट केस ये जो पार्ट अभी तक मिला इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो डी डी एस बाई डी टी क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है हमें, 6 × 12 दैट इज 12L ना, 6 × 12 डी एल बाई डी टी, और डी एल बाई डी टी का वैल्यू 12 × L डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी का वैल्यू कितना मिला था हमें, डी एल बाई डी टी का वैल्यू कितना मिला था, 3/L² ना, 3/L²। ये जो डी एल बाई डी टी है 3/L², इसको यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो क्या बनता है, डी एस बाई डी टी क्या मिल रहा है आपका, 12 × L × 3/L²। तो L² मतलब 2 बार, तो 1 बार कट गया, तो क्या बन रहा है, डी एस बाई डी टी 12 × 3, 36 डिवाइडेड बाई एल, 36 डिवाइडेड बाई हाउ मच, एल। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, आप लास्ट का लाइन को अगर फिर से आप रीड करें, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्लियरली,
एज कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो एज 10 सेंटीमीटर होने से तो डी एस बाई डी टी व्हेन द एज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको इस तरीके से मेंशन कर देता है एक्चुअली लास्ट में। तो 36/10 दैट इज 3.6 ना। आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 3.6, क्योंकि यहाँ पे चेंज हम लोग सरफेस एरिया का देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर या सेकेंड। दिस विल बी द फाइनल आंसर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए एक बार। ठीक है ना, सर बोले। जी सर, थोड़ा रिपीट कीजिए ना सर एक बार। इस टाइप का और एक देखिए, मेन पार्ट क्या है ना, आपको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप पार्ट को दिखाऊं तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन किया था द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से आपको ये समझ जाना है कि जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब एवरी सेकेंड। तो इसलिए वॉल्यूम जो भी चेंज होगा ना, ये जो पूरा टॉपिक है दिस इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से 9 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर सेकेंड। एल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3l², और क्योंकि यहाँ पे एल है यहाँ पे टी है, तो डी एल बाई डी टी चेन रूल के मुताबिक इक्वल टू 9। आपको डी एस बाई डी टी निकालने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया चेंज करने के लिए पहले तो ये जो एल क्यूब का डिफरेंशिएशन किया 3l², और चेन रूल के मुताबिक डी एल बाई डी टी ना, डी एल बाई डी टी 9। तो ये जो डी एल बाई डी टी है उसको निकालने के लिए हमने कोशिश करके इसको इस तरफ लेके आया। इसको इस तरफ लेके आने के बाद क्या बन रहा है, डी एल बाई डी टी का वैल्यू क्या बन रहा है 3/l² ना। ये वापस काम आएगा, ये वापस काम आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला डी एल बाई डी टी, तो चलिए ये बन गया। हमें सरफेस एरिया का चेंज निकालने के लिए बोला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 × l² ना, 6 × l²। तो एल² का वापस क्या बनेगा 2 × l, और साथ में डी एल बाई डी टी आएगा। डी एल बाई डी टी किसके लिए आया, चेन रूल के मुताबिक। ठीक है, हम्म, चेन रूल के मुताबिक आया, चेन रूल के ठीक है मुताबिक। सर, समझ गया। अभी थोड़ा सा शुरुआत में कंफ्यूजन था ये वॉल्यूम लो का फॉर्मूला और सरफेस एरिया का फॉर्मूला में सर। वो समझ तो में आ गया, ये सॉल्विंग का प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका नया टॉपिक जाते हैं फिर से, क्योंकि बहुत सारा टाइप्स है आपका इसमें क्या बोलता है और एप्लीकेशन में। ठीक है, बहुत जी सारा। जी सर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए, उसके बाद वी कैन गो टू द न्यू टॉपिक। जी। नाउ क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ x of a rectangle, x of a rectangle, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and width means breadth, width means breadth। रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो विथ है विथ ए विथ वाई
is increasing with y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x equal to 10 centimeter, y equal to 6 centimeter. What is the change in what is the change in change of पहला है पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। पहली बात, यहाँ पे बात हो रहा है रेक्टेंगल का। पहली बात तो है कि यहाँ पे बात किसका हो रहा है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना, अभी अगर रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिखा है तो ये जो लेंथ है, लेंथ एक्स, ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर ना। अगर आप लेंथ को एक्स माने, ब्रेथ को वाई माने, तो इसका क्या दिया हुआ है बेसिकली, डी एक्स बाई डी टी ना, डी एक्स बाई डी टी। एक्स किस लिए लिया, क्योंकि चेंज बोला है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये सब चेंज के लिए यूज होता है ये सब वर्ड। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब डी एक्स बाई डी टी ना, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, आपको ये समझ के चलना है, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर एक्स को हमने लेंथ माना तो। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है लेंथ एक्स, तो इसलिए हमने एक्स ही माना। और विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो विथ इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग मतलब प्लस। इसको क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी ना, डी वाई बाई डी टी इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव में किस लिए, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला व्हेन लेंथ x is 10 y is 6 व्हाट इज द चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहली बात आपको रेक्टेंगल का, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर और एरिया तो मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू पेरीमीटर मालूम है आपको, पेरीमीटर क्या था, जी सर, 2 into length plus breadth। यस, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया, ये तो हो गया पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया इज length into breadth। लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ देखिए, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बेसिकली जो भी चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो सबसे पहले बात किया जाए पेरीमीटर का। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अगर क्योंकि चेंज बोला है तो आपको डिफरेंशिएशन लेना ही होगा, और विथ रेस्पेक्ट टू टी लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी टी दिया हुआ है। तो 2 इंटू डी डी टी, लेंथ को हमने क्या माना था x और ब्रेथ को क्या था y। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, तो डी पेरीमीटर बाय डी टी 2 इंटू, ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, दोनों में अप्लाई होगा। दोनों में अप्लाई होने से क्या बन जाएगा, ये दोनों में अप्लाई होने से क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, इस तरीके से बन जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी एक्स बाई डी टी, जैसे मैंने अभी लिखा था डी एक्स बाई डी टी डिक्रीजिंग, तो इसलिए माइनस डी वाई बाई डी टी -3। यस। तो अल्टीमेटली इसको पुट कर देने से हो गया आपका। तो डी पेरीमीटर कितना चेंज होता हुआ दिखेगा, 2 इंटू इसका वैल्यू -3 और +2, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू -1। और पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर में ही होता है। तो ऐसा तो नहीं कि पेरीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पेरीमीटर चेंज हो रहा है ना। ये इस -2 से आपको एक बात समझ जाना है, क्या समझना है कि ये जो सॉरी पर सेकेंड नहीं, क्योंकि बाकी टाइम तो मिनट में दिया हुआ है ना, तो ये भी टाइम मिनट में ही होगा, बाकी टाइम मिनट में। तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर
इज डिक्रीजिंग, माइनस पे होने से डिक्रीजिंग, प्लस में होने से आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस लाइन का मतलब आपको ऐसे समझना है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में, अगर इंक्रीज होता तो प्लस में। तो दिस इज अबाउट पेरीमीटर का चेंज, दिस इज बेसिकली चेंज इन पेरीमीटर, ठीक है, चेंज इन पेरीमीटर। तो सिमिलरली हम लोग एरिया को भी देखेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ x इंटू ब्रेथ y ना, क्योंकि एरिया का भी चेंज हमें देखना है। तो एरिया का चेंज दैट मीन्स इसमें भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, क्योंकि बाकी सब टाइम में था। तो डी बाई डी टी एक्स इंटू वाई। इस वाले पार्ट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी ना, डी डी एक्स ऑफ चेन रूल। यू। डिफरेंशिएशन को ऐसा डैश से भी लिखते हैं। जी। तो बेसिकली यहाँ पे x को अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए बाई डी टी इज डी एक्स बाई डी टी ना इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू एक्स ना। हमें क्वेश्चन में x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या दे के रखा हुआ था, क्योंकि उसको तो पुट करना है। when the x equal to 10 y equal to 6, x equal to 10 y equal to 6, x equal to 10 y equal to 6, फिर डी एक्स बाई डी टी मतलब चेंज इन लेंथ क्या था, -3 ना, -3। क्वेश्चन में क्या दिया था, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ यस 3 सेंटीमीटर। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और डी वाई बाई डी टी ये इंक्रीज हो रहा था तो +2 इन चारों वैल्यूज को आपको क्या करना है, पुट कर देना है। इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे अगर आप पुट किया तो क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी -3 इंटू वाई का वैल्यू कितना 6 प्लस डी वाई बाई डी टी 2 इंटू एक्स कितना 10। तो बेसिकली -3 इंटू -18 प्लस 20 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, चेंज इन एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा था, हम लोग क्या कह सकते हैं, एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, पॉजिटिव में मतलब इंक्रीजिंग ना, एट द रेट क्या होगा, जो ऊपर हमने लिखा अभी 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। सो दिस इज अ बेसिक यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक फॉर्मूला वेयर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड। इंक्रीजिंग मतलब प्लस, डिक्रीजिंग मतलब माइनस। देखिए समझ में आया कि नहीं, वो बता दीजिए, इसका नेक्स्ट तरीका भी समझेंगे फिर। सर समझ में आ गया ये, क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर। एप्लीकेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक यू कैन से टॉपिक 2 of our application, that is increasing and decreasing function। ना देखिए, जैसे हमने फंक्शन के बारे में जब डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किया था, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तब हमने एक चीज़ बताया था कि जितने भी फंक्शंस होते हैं
उन फंक्शंस के आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो उन ग्राफ से काफ़ी चीज़ें आपको, जो इंक्रीजिंग पार्ट है, जो डिक्रीजिंग पार्ट है, वो आपको समझने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे नॉर्मली ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दूँ ना, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो आप इस ग्राफ में बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना, यहाँ पे अगर मिडिल पॉइंट को अगर हमने अलग रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें क्या होता हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ जाने से हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ना, ऊपर की तरफ जाने से इंक्रीजिंग। नाउ फिर आप देखेंगे यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक चीज़ें क्या नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाने को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो तो आएंगे डिक्रीजिंग। फिर अगर आप देखें यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक ना, वापस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको वापस क्या कहेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग। वापस क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग होते हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और जो पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट है मतलब इसका कोई ना कोई एक्स का वैल्यू तो रहेगा, इसका कोई ना कोई एक्स का वैल्यू तो रहेगा। उन x का वैल्यू को निकालने के लिए या फिर क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग किसके साथ इक्वलाइज करते हैं, जीरो के साथ इक्वलाइज करते हैं। आएंगे उस स्टेप में भी आएंगे कि जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन को जब जीरो के साथ इक्वलाइज किया जाए, जब जीरो के साथ इक्वलाइज किया जाए, तो इन दैट के जीरो के साथ इक्वलाइज करने से जो भी x का वैल्यू मिलता है, जो भी x का वैल्यू मिलता है, वही x का वैल्यू यहाँ पे भी या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे भी होता है। दैट इज वन ऑफ द केस। नाउ मैं इसका और भी आऊँगा इसमें, जैसे कि जब इंक्रीजिंग बोला जाए, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेसिकली कि एफ डैश, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका वैल्यू जीरो से ज़्यादा या फिर जीरो के बराबर, जीरो से ज़्यादा या फिर इक्वल, इंक्रीजिंग। या फिर डिक्रीजिंग जब बोला जाए, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है, वो लेस देन इक्वल टू जीरो। ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्चुअली यहाँ पे चार आपको अलग अलग टाइप्स ग्राफ्स देखने को मिल सकता है, जो मैं अगर पहले नाम से लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाऊंगा। अगर ये ग्राफ मान ले, एक ग्राफ आपको ऐसे हो सकता है, सेम ग्राफ आपको कुछ एक ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे बीच में स्टॉपेज देके फिर ऊपर की तरफ ऐसे भी हो सकता है। फिर एक ग्राफ आपका ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रिक्टली ऐसे हो सकता है, और एक ग्राफ आपका ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे थोड़ा स्टॉपेज देके फिर आके फिर स्टॉपेज देके इस टाइप का भी आ सकता है। अब बिना किसी स्टॉपेज का अगर इस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और रुक रुक के अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। तो ये एक डिफरेंस होता है इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको कभी भी नाम दिखाई दे कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपको डिफरेंस ग्राफ के थ्रू ऐसे समझ जाना है। हाँ, उसमें भी कैलकुलेशन। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब होता है तब जो एफ टेक्स एक्स का वैल्यू है वो डायरेक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि इसमें रुकने वाली कोई बात नहीं है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको ब्रैकेट का क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इसको इंक्रीजिंग में जो एफटेक्स एक्स का वैल्यू है वो आपका जीरो से तो ज़्यादा ही होगा, इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है। और इंक्रीजिंग में क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट। दिस वन इज strictly decreasing, this one is strictly decreasing, this one is strictly decreasing,
and this one is decreasing, and strictly decreasing. Strictly decreasing, that is f x is less than 0, इसमें भी आपका ओपन ब्रैकेट, और डिक्रीजिंग में f x लेस देन इक्वल टू 0, इसमें क्लोज ब्रैकेट। तो बेसिकली जब स्ट्रिक्टली मतलब बिना कोई रुके ऊपर की तरफ जाएगा या फिर बिना कोई रुके नीचे की तरफ आएगा, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसमें ओपन ब्रैकेट यूज होता हुआ दिखेगा और एफ एक्स का वैल्यू आइदर डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 या फिर स्मॉलर देन 0, ठीक है ना, डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0। लेकिन अगर आपको आपको एक बात और मैं बता दूं यहीं पे, अगर आपको ग्राफ स्टैग्नेंट होता हुआ दिखा ना, ऐसे एक ही लाइन में होता हुआ दिखा, इसको हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज भी नहीं हो रहा डिक्रीज भी नहीं हो रहा। जो चीज एक ही जगह में रुका हुआ है उसको हम लोग क्या ही बोलेंगे, इंक्रीज भी नहीं हो रहा डिक्रीज भी नहीं हुआ। सिंपल सी बात है कि जो चीज इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो एक ही जगह में है। एक ही जगह में ग्राफ अगर इस तरीके से स्टैग्नेंट या फिर रुका हुआ रहता है तो इसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ। बेसिकली वो अपने अपने हिसाब से वो चल रहा है, इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ, वो अपने हिसाब से चल रहा है। पहले तो आपका ये जो इंक्रीज डिक्रीज इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग तो क्लियर है कि नहीं बताइए, बाकी मैं कैलकुलेशन अभी दिखाता हूँ। मीनिंग क्लियर है इंक्रीजिंग? क्लियर है सर। चलिए अभी इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी मैं इसका पहले मिटा लेता हूँ क्योंकि अभी पेज हो गया। तो होता क्या है, जब भी आपको एक फंक्शन देगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ों को। सपोज एक फंक्शन है, क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-3। यहाँ पे हमें बोला इसको शो दैट बोला था कि इस इंक्रीजिंग बोला है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर का मतलब होता है रियल नंबर, बेसिकली ऑन रियल नंबर। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन होगा उसको आपको क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना। डिफरेंशिएशन, इसको अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स 7x माइनस डी बाई डी एक्स 3। 7x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ना, 7 बाहर आ जाएगा, x तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू 7, यहाँ से 7 और ये तो 0 ही हो गया। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना है 7। डिफरेंस और 7 क्या है, मैंने अभी अभी यही चीज़ बताया था कि एफ एक्स का वैल्यू अगर आपको 0 से ज़्यादा मिलता है तो इसको आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग। नाउ यहाँ पे आपको एक बात और समझना होगा कि यहाँ पे हम डायरेक्टली आर बोला है, मतलब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू डायरेक्टली नंबर मिलता है तो उसमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें ऐसा तो नहीं कि आप एक्स का वैल्यू पुट करें या फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाले, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकालने के लिए कोई चांस ही नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि ये पॉजिटिव में मिला, इट इज डायरेक्टली एन इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स का फॉर ऑल एक्स। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये क्या है, फॉर ऑल मतलब जितने भी एक्स का वैल्यू है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक तो छोटा सा एग्जांपल है, मैं और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए। अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से समझने के लिए, सपोज एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस 3x²
प्लस 4x। इसमें क्वेश्चन है कि इसको भी हमें दिखाना है कि शो दैट कि जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कीजिए। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो एफ डेक्स एक्स ना, एफ डेक्स एक्स तो क्या हो जाएगा, हर किसी को आप डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका मतलब है कि आपको डी बाई डी एक्स क्यूब का भी करना होगा, डी बाई डी एक्स 3x² का भी करना होगा, और डी बाई डी एक्स 4x का भी करना होगा। तीनों का डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बनता हुआ दिखेगा, एफ डेक्स एक्स ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3, इसका तो ट्वाइस है 6x प्लस हाउ मच 4 ना। ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से आपको क्या करना है, उसको आपको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। लेकिन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में भी अगर आप देखें 3 इंटू 4 हाउ मच 12 ना, 12 में से 6 मिल सकता है क्या, 12 में से 6 मिलेगा, 12 में से 6 तो नहीं मिलेगा। जी तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे मिडिल टर्म से पहले भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश अगर किया जाए, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। एक्स का वैल्यू के लिए आप मिडिल फैक्टराइजेशन, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लेते हैं कि इसको इस तरीके से मॉडिफाई करें, 3x² माइनस 6x, और ये जो 4 है इसको 3 प्लस 1 लिख देते हैं, 3 प्लस 1 लिख देते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट है इसमें से अगर आपको 3 कॉमन ले लिया जाए, 3 को अगर आप कॉमन ले लें तो 3 को आप, यस, तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1, यस प्लस 1। ये किसका स्क्वायर है, अगर आप x माइनस 1 ना, x माइनस 1 का अगर आप स्क्वायर देखें तो इसका अगर आप तोड़े a² माइनस 2ab प्लस b² एग्जैक्टली सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या फिर आप मिडिल टर्म, ये जो इस पार्ट में आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक ही बात है, घूम फिर के आपको जो आंसर मिलना है वो देखना है ना। यहाँ पे मुझे आप एक चीज ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो यस, तो फॉर x बिलोंग्स टू r, f डेक्स x इज ग्रेटर देन 0 ना, f डेक्स x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ना। इसको यस, तो इसमें एक चीज और आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको अगर मैं एक स्टेप और आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि एफ डेक्स एक्स को अगर आप ऐसे लिखे कि 3 इंटू, जो मैं क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, तो उसका मैं एक आपको पार्ट समझा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और भी रिलेट कर पाए चीज़ों को। मान लेते, क्योंकि यहाँ पे शो दैट बोला था तो डायरेक्टली हमने चेक किया तो मिल गया। लेकिन अगर शो दैट नहीं बोल के हमें बोलता कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, चेक करो, अगर हमें बोलता कि चेक करो, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जो एफ डेक्स एक्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 0 लिखते हैं। इक्वल टू 0 किस लिए लिखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। मैं थोड़ी देर पहले ग्राफ में आपको समझाया था कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, जहां से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग होता है ना, जहां से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो उसको समझने के लिए उस पॉइंट को भी तो निकालना जरूरी हो जाता है, तो ना। इसमें से अगर आप देखें कि एफ डेक्स एक्स, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप इक्वल टू 0 लिखें, तो यहाँ पे माइनस 1 इधर, तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर इधर माइनस 1, और 3 को माइनस 1 बचे ना। यहाँ से ही एक दिक्कत होना शुरू हो जाता है। शुरू कैसे होता है, ये नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है,
आप अगर स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करें तो कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1/3। तो ये तो नॉट पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल किस लिए? जो नॉट डिफाइंड नंबर कब बनता है? नॉट डिफाइंड नंबर का दो क्या थे, दो पॉसिबिलिटीज था। एक तो कि डिनोमिनेटर 0 होने से, दूसरा है कि जो यस, तो इन दैट केस ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन नॉट डिफाइंड सिचुएशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेन में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे तो चलिए आपको डायरेक्ट बता दिया था इंक्रीजिंग है कि नहीं बताओ, तो हमने चेक किया कि होल स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर ले आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। लेकिन रैंडमली अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला जाए कि आप किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो उसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकालना काफी जरूरी हो जाता है। तो मैं एक इंटरवल निकालने वाला या फिर निकालने के लिए जो तरीका है उस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ताकि और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिले। चलिए एक क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ है। तो इसमें प्रूफ दैट एफ ऑफ एक्स, 12 का बुक आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ना। इस सबसे पहला है आपका डिक्रीजिंग एट 0 to पाई। दूसरा है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। और तीसरा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। सबसे पहली बात, ये जो फंक्शन है उसको आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स ना, माइनस साइन एक्स। नाउ आप ये बताइए 0 to पाई में, अगर एएसटीसी रूल मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं फिर से अब आते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो 0 to पाई है वो कौन सा क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट, है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 to पाई, पाई मतलब कितना? 180। यहाँ पे 0 ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई ना, यहाँ पे 3 पाई/2 जिसको हम लोग 270 भी कहते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे नेगेटिव साइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x को आप 0 to पाई में से किसी में भी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं। ओपन ब्रैकेट का मतलब बिटवीन, इसका मतलब सिंपल सा बिटवीन समझना है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन मतलब ये 0 और पाई का बिटवीन। और अगर क्लोज्ड होता तो इंक्लूडिंग का मतलब हो गया कि आपका जो बाउंड्री है उसको भी आप ले सकते हैं, बाउंड्री को आप ले सकते हैं। और अगर ओपन है तो बिटवीन 0 to पाई। इन दैट केस आप ऐसा सोचे कि 0 to पाई का बीच में ना, 0 to पाई का बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सिर्फ साइन होता तो पॉजिटिव होता, सिर्फ साइन होता तो पॉजिटिव होता, क्योंकि आगे नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि एफ डेक्स एक्स क्या बनेगा? लेस देन 0 बनेगा। लेस देन 0 मतलब क्या बनेगा? आपका डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, ठीक है, बताइए तो। ठीक है सर। सिमिलरली अगर आप देखें कि साइन का वैल्यू जो है वो, साइन का वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन ऑलरेडी एक नेगेटिव है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। तो वैसे तो एक्स का वैल्यू पाई से लेके 2 पाई का बीच में अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आता, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन यहाँ पे एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस साइन एक्स ना, तो माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसका मतलब एफ डेक्स एक्स जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग है। एफ डेक्स क्या है? इंक्रीजिंग है एट पाई टू 2 पाई। ठीक है ना, पाई टू 2 पाई। और जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप यही से समझ पाएंगे
जो थर्ड पार्ट है ये यही से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे बोला नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई तो पूरा राउंड। मैंने क्या बोला था कि अगर किसी एक यू कैन से 0 to 2 पाई ना, 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई एक्स बिलोंग्स, तो आप यहाँ इन दोनों में इंक्रीजिंग, इन दोनों में डिक्रीजिंग था, तो इन दोनों में डिक्रीजिंग, इन दोनों में डिक्रीजिंग और इन दोनों में इंक्रीजिंग ना, इन दोनों में इंक्रीजिंग, इन दोनों में इंक्रीजिंग, तो एक ही जगह में ये पूरा कंप्लीट क्या बनता है फिर 0 to 2 पाई बनता है कि नहीं। एक ही एक ही एक ही क्वाड्रेंट में या फिर एक ही ब्रैकेट में आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों देखने को मिलने से उसको हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यस। एक ब्रैकेट में आइदर इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों होने से उसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज एक ठीक है लास्ट सर। क्वेश्चन और देखेंगे जहाँ पे इंटरवल आपको खुद बनाना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अबाउट, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यहाँ पे आपको फाइन इंटरवल बोला है क्वेश्चन में, फाइन इंटरवल हमें इंटरवल जैसे अभी दिख रहा था, अभी इंटरवल निकालने के लिए बोला जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंटरवल निकालने के लिए बोला है। इन दैट केस सबसे पहला काम, जैसे हमने अभी अभी बताया भी है, जो भी फंक्शन है उसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ना, डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स 6, तो एफ डेक्स एक्स क्या बन जाएगा आपका, ट्वाइस एक्स माइनस हाउ मच। नाउ जब भी आपको इंटरवल निकालना है तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट होता है कि जो डिफरेंशिएशन है उसको आपको इक्वल टू 0 लिखना है। 0 लिखने से क्या मिलता है, एक्स का वैल्यू मिलता है, क्या बनेगा एक्स का वैल्यू, ट्वाइस एक्स 4, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू हाउ मच, 2 ना, एक्स इक्वल टू 2। ये एफ डेक्स एक्स का वैल्यू ये वापस काम आएगा। नाउ जब भी आपको इंटरवल निकालने के लिए बोले आपको नंबर लाइन के बारे में सोचना है। एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला 2, नंबर लाइन में इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव इंफिनिटी, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव इंफिनिटी। तो इंटरवल बनाते टाइम पे वी टेक हेल्प फ्रॉम द इंफिनिटी पार्ट ऑल्सो। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे एक्स का और भी वैल्यू मिलता, फिलहाल तो एक ही वैल्यू मिला, तो दिस इज वन ऑफ द इंटरवल एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरवल। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको ऐसे किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट भी मिल सकता है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 5, ऐसे रैंडमली अगर मिल भी सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक इंटरवल होता, क्योंकि इधर इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, ये खुद एक इंटरवल होता, ये खुद एक इंटरवल होता। फिलहाल अगर इस टाइप का होता तो इंटरवल क्या क्या होता, देखिए इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता, और उसके अलावा अगर आपको इंक्रीजिंग दिया हुआ है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो देखना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 इस टाइप का, 3 5 देन 5 इंफिनिटी, इस टाइप का इंटरवल बनता है अगर 2 नंबर होता है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में 2 ही नंबर, एक ही एक्स का वैल्यू मिला, तो यहाँ पे इंटरवल क्या है, माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। एफ डेक्स एक्स का वैल्यू मैंने बोला था वो इंपॉर्टेंट है, एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या है 2x माइनस 4। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस इंटरवल में से x का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू मतलब उसका अंदर से माइनस इंफिनिटी टू, इसके अंदर से कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगा या फिर पॉजिटिव मिलेगा, वो मेनली सोचना होता है। आप माइनस इंफिनिटी और 2 का बीच में कोई भी एक नंबर अगर आप चूज करें तो आप क्या चूज करेंगे, 0 को चूज कर सकते हैं ना, 0 को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पुट करें तो एफ डेक्स एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा
-4 मतलब x का वैल्यू मतलब क्या बन रहा है कि यहाँ पे कि x का वैल्यू अगर -2 और इन्फिनिटी का बीच में हुआ तो इन दैट केस f डेक्स x का वैल्यू क्या बनेगा <0। इसका मतलब कि f ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग किस में है, किस इंटरवल में है, -∞ to 2, ठीक है, -∞ to 2 में ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। और सिमिलरली अगर आप f डेक्स x को वापस 2x -4 देखें और दूसरा इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, दूसरा था 2 to इन्फिनिटी, और 2 और इन्फिनिटी का बीच में आप कोई भी एक नंबर सोचिए और यहाँ पे पुट कीजिए, सपोज 3 कोई, सपोज आपने x का वैल्यू 3 ही सोचा, 2 और इन्फिनिटी का कुछ भी सोच सकते हैं। इन दैट केस यस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना, इसका मतलब है f of x is increasing at 2 to इन्फिनिटी। तो ये इस तरीके से क्या निकाला जाता है, इंटरवल को निकाला जाता है। इस हिसाब से आपको इंटरवल को निकालना होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये आज का क्लास यही तक ना, कुछ और टॉपिक करना है बताइए। और टॉपिक करना है या फिर हो जाएगा आज के लिए? सर आपका टाइम होने से आपका मर्जी है सर। मेरा नेट पर खराब है, बीच बीच में गायब होते रहता है। मैंने जो मतलब आवाज जो 2 बार ऐसे हो गया, अभी भी आपका आवाज नहीं सुना था। हाँ, नहीं तो बहुत रिकॉर्ड तो हो बार है रहा है, सर वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। जी। रिकॉर्ड तो हो रहा है, ये आपका तो अपलोड डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा और देख लेते हैं नहीं तो ना। ठीक है सर। एक टॉपिक है अभी, टॉपिक अगर तीसरा टॉपिक को अगर आप देखें, टॉपिक 3 दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट समझते हैं, टेंजेंट्स देखिए, एक तो होता है कि कोई भी एक कार्व में, कार्व जिसमें अगर एक लाइन एक ही पॉइंट पे टच करते हुए पार हो जाता है, एक लाइन एक पॉइंट पे टच करते हुए पार हो जाता है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक पॉइंट पे टच होने से इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मतलब टेंजेंट पे अगर एक 90 डिग्री ड्रॉ किया जाए, 90 डिग्री ड्रॉ किया जाए ना, एक 90 डिग्री ड्रॉ किया जाए, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और इसी टेंजेंट पे अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करें तो इस 90 डिग्री को कहते हैं नॉर्मल, इस 90 डिग्री को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। इस 90 डिग्री को कहते हैं नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना है कि व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल का डेफिनेशन नाउ देखिए, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो ना, इसमें आपको दो चीजें, पहली बात तो आपको अगर कोई भी एक लाइन है ना, एक लाइन का क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का जो लाइन है, कोई भी एक लाइन है, उसका अगर आप इक्वेशन ना, अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर
इक्वेशन के बारे में तो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे ही। कोई भी एक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। इस पे डिटेल पे आएंगे इस टॉपिक पे। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पहले समझने लायक है, तब ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आने लगेगा। पहली बात, एम किसको कहते हैं, एम कहते हैं स्लोप। स्लोप स्लोप किसको कहते हैं, स्लोपिंग। आपने काफ़ी बार सुना होगा स्लोपिंग। स्लोपिंग स्लोपिंग जैसे पहाड़ का रास्ता में स्लोपिंग होता है, तो स्लोपिंग। अगर मैं इसको एक ग्राफ से समझाऊं, ठीक है, ये जो एंगल होता है, स्लोप निकालने के लिए दो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला स्लोप, दिस वन इज नॉट स्लोप, दिस वन इज स्लोप। स्लोप स्लोप निकालने के लिए अगर एंगल दिया हुआ होता है तो स्लोपिंग स्लोप, आप जैसे कि चलिए और भी मैं बताऊंगा। पहला स्लोप का जो निकालने का एक फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा स्लोप को क्या कहते हैं, एम कहते हैं। स्लोप को एम कहते हैं ना। जब जैसे यहाँ पे आप इक्वेशन में देख पाएंगे एम बोलो पानी बोलेगा। स्लोप को कहते हैं ना, एक तरीका है जब आपको एंगल दिया हुआ है तो अब आपको थीटा ले लेना है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। कभी कभार स्लोप का अलग अलग तरीका भी है। एक तरीका है कि जो कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने काफी बार सुना होगा कि कोई भी दो पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है ना, कोई भी दो पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है, दिस वन से x1 y1 ना, दिस वन से xy1 1, दिस अनदर पॉइंट से x2 y2। तो ऐसे अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ होने से तब स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 minus y1 by x2, x2 minus x1। ये भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। आगे जाके इन सब के बारे में क्वेश्चन में हमने डिस्कस होते हुए दिखेगा। तो बेसिकली स्लोप निकालने के लिए अलग अलग तरीका है। एक तो है स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, दूसरा तरीका है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हमें पॉइंट्स दिया हुआ होता है, पॉइंट दिया हुआ होता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट जब दिया हुआ होता है। इसके अलावा जब स्लोप को या फिर एम को और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप। मतलब स्लोपिंग बेसिकली dy बाई डी एक्स। कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एक ग्राफ है, तो कितना डेल्टा वाई, इसको अगर आप y मान ले ना, इसको अगर आप x मान ले, इसको अगर आप x मान ले डेल्टा x, तो कितना डेल्टा y चेंज हुआ, कितना डेल्टा x के लिए। तो रेट ऑफ चेंज जो हम लोग बार बार बताते हैं कि रेट ऑफ चेंज को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसी डिफरेंशिएशन को ही जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसी को आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसी को स्लोप कहते हैं। इसी को स्लोप कहते हैं और m कहते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए जनरली तीन अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बता दीजिएगा एक बार। क्लियर है सर।
तो इक्वेशन ऑफ स्लोप, जब हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मान लेते हैं कि एक टेंजेंट है, अभी थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। मान लेते हैं एक ग्राफ है और ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट से पास हुआ, एक्स नॉट वाई नॉट। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? इस ग्राफ का फंक्शन है। जैसे हम लोग पहले से डिस्कस करें कि कोई भी फंक्शन अगर है तो उसका ग्राफ बनेगा तो इन दैट केस उसका डिफरेंशिएशन भी बनेगा। ग्राफ बनेगा मतलब डिफरेंशिएशन भी बनेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन होने के लिए ग्राफ होना जरूरी है। तो फंक्शन में आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा, जब भी आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, कि आपको बोलेगा टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट ना, और किस ग्राफ में टेंजेंट है, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली क्या लिखते हैं? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से ये जो m है इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझना है कि इट इज dy बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन, और जो एक्स नॉट वाई नॉट है ये पॉइंट ना, पॉइंट ऑफ पासिंग किस पॉइंट से पास हुआ ना, किस पॉइंट से पास हुआ, बेसिकली पॉइंट ऑफ पासिंग। दूसरी तरफ देखा जाए कि दूसरी तरफ बात किया जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल नाम से ही आपको समझ जाना है कि जहाँ पे 90 है, जहाँ पे टेंजेंट है ना, जहाँ पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करें, तो इस 90 डिग्री को क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ना होता क्या है कि कोई भी, पहली बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से नॉर्मल से पहले कोई भी इसका अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूँ, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये फॉर्मूला बनता है ना। ये फॉर्मूला क्यों बनता है? ये फॉर्मूला क्यों बनता है बोलने से, इसके लिए थोड़ा सा हमें ये जो इक्वेशन ऑफ, हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते थे? ये वाला नहीं, इसका आगे वाला होगा। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखा था, ये हमेशा कोई भी एक लाइन का इक्वेशन होता है। एम स्लोप होता है, स्लोप निकालने के लिए तीन तरीके, फिलहाल अभी के लिए हमने डी वाई बाई डी एक्स को चूज किया। और क्लास 11 का टॉपिक में आप देखोगे तो उसमें टेन थीटा भी आपको देखने को मिलेगा। स्लोप का अगर फॉर्मूला है तो टेन थीटा, या फिर दो पॉइंट है तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, जो हमने बताया था। ये भी फॉर्मूला काफ़ी बार यूज होते हुए दिखता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे बना है बोलने से, तो ये फॉर्मूला बना है स्लोप का पार्ट से। ये जो स्लोप का फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इक्वेशन बनता हुआ दिखता है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको और जानने लायक है, तो इसके लिए फिर से हमें इसमें, अगर पहली बात है कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में है ना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर इसको टेंजेंट माने तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होता है। तो टेंजेंट का अगर स्लोप ना, टेंजेंट का अगर स्लोप मान लीजिए m है, तो नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो माइनस वन बाई एम होता है। माइनस वन बाई एम किस लिए होता है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो लाइन का बीच में, ये टेन थीटा, कोई भी दो लाइन का बीच में जो एंगल होता है उसको निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, इस हिसाब से अगर आप, क्योंकि एंगल दोनों का बीच में 90 डिग्री है, और टेन 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। टेन 90 नॉट डिफाइंड, और जीरो, टेन जीरो साइन बाई कॉस। तो टेन 90 अगर थीटा अगर 90 होगा, तो टेन 90 कितना होता है यहाँ पे? दिस इज द 90 वी आर टॉकिंग अबाउट। ये फॉर्मूला था एंगल बिटवीन एनी टू लाइन। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने डिस्कस नहीं किया फिलहाल, फिर भी इसमें तो हम लोग आएंगे, तो फिर हम लोग इसमें चीज़ों को देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे स्लोप को निकाला जाता है।
तो लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जीरो, ये कितना हो जाएगा, जीरो। 1090 दैट इज साइन 90 बाय cos 90, साइन 90 बाय cos 90, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ना देखिए, नॉट डिफाइन का मतलब होता है 1/0। तो आप काम करिए, इसको जीरो बनाइए, इसको जीरो बनाने से ये पूरा उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस m1 m2 it will be up and m1 minus m2 it will be down। ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने से 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू जीरो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि m1 m2 का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, m1 m2 का वैल्यू -1 होता हुआ दिखता है। यही चीज मैं बता रहा था कि कोई भी दो लाइन अगर आपस में 90 डिग्री बनता है तो उन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होता है। तो अगर जैसे हमने टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था कि अगर टेंजेंट का ना, अगर टेंजेंट का आप स्लोप को m लेते हैं तो नॉर्मल का स्लोप को आपको -1/m लेना होता है। तो इन दैट केस टेंजेंट का अगर आप इक्वेशन y माइनस वाई नॉट m x माइनस x नॉट लेते हैं, इन दैट केस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता हुआ दिखता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1/m x माइनस x नॉट। ठीक है, और यहाँ पे बात पूरा का पूरा ये आता है कि जो m है, दिस इज बेसिकली dy बाय m इज dy बाय dx, no, m is dy by dx and x naught y naught at the point of passing, ना point of passing। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, बता दीजिएगा एक बार। ठीक है सर। ठीक है ना। जी। चलिए, इसका अगर सिंपल एक दो क्वेश्चन देखा जाए ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले कि कैसे ये काम करता है, कैसे नॉर्मल। मैंने तो अभी सिर्फ आपको मेन बेसिक पार्ट तो बताया कि व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज नॉर्मल, लाइक दिस काइंड ऑफ। अगर मैं बोलो फाइंड द क्वेश्चन अगर लेते हैं एग्जांपल कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1 1। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको डायरेक्टली आप क्या मान लेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट। आपको कार्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कार्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो कार्व दिया हुआ है सबसे पहले तो उस कार्व से आपको स्लोप निकाल लेना है। तो इसका स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, को आप क्या मानते हैं, m भी मानते हैं, m बेसिकली स्लोप। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स ना, ट्वाइस एक्स ना। आपको ये भी समझना है, ये जो पॉइंट दिया हुआ होता है ना, ये जो पॉइंट दिया हुआ होता है, इस पॉइंट को भी स्लोप में ना, पॉइंट को भी आपको किस में पुट करना है, जो स्लोप का। अगर स्लोप निकालते टाइम पे उसका अगर आपको कोई वेरिएबल होता हुआ दिखे तो ये जो m है जिसको dy बाई डी एक्स कहते हैं, इसमें जो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप स्लोप में देख पाएंगे x है, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 2। तो स्लोप कितना है, 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, इक्वेशन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x
माइनस एक्स नॉट। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आप अगर y माइनस वाई नॉट कितना है 1 ना, और स्लोप कितना है 2 और x माइनस 1, इसको अगर आप तोड़े तो क्या बनेगा y माइनस वन इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई 2x ना, 2x माइनस 2। इसको आप और सिस्टमेटिक वे में सबको एक तरफ लेके आने से 2x माइनस वाई माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन इक्वल 0। ये जो हमें अभी मिला पूरा सिंप्लीफाई करके, स्लोप का वैल्यू, पॉइंट का वैल्यू पुट करने के बाद ये जो पूरा का पूरा वैल्यू मिला, पूरा का पूरा जो वैल्यू मिला, इसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ अब बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसका मेन लॉजिक अगर आप याद रखें कि आपको अगर टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, टेंजेंट का अगर आपको स्लोप दिया हुआ है तो आप नॉर्मल का स्लोप भी आराम से वही इसी पार्ट्स में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों का कोई स्लोप अलग अलग है, एक का स्लोप मालूम होने से आप दूसरे का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बता दीजिएगा। क्लियर है ना। क्लियर है सर, क्लियर है जी। चलिए और एक नॉर्मल का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज के लिए हो जाएगा फिर। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 1। तो जो नॉर्मल का इक्वेशन बोला है, सबसे पहले जो भी कर्व है उसमें से आप पहले स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना, एक्स क्यूब। तो m कितना बन रहा है, 3x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर ना, 3x स्क्वायर। नाउ क्योंकि ये देखिए स्लोप ऑफ ये जो m है ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। आपको ये हमेशा समझना है। डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स हमेशा टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स हमेशा टेंजेंट का स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को कैसे लिखते हैं, माइनस वन बाई एम, ठीक है, माइनस वन बाई एम कितना, 3x स्क्वायर। और जो भी स्लोप है, अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो इस वैल्यू को उसमें पुट करना है। तो स्लोप बेसिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू हाउ मच, 1, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एम का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर, दैट इज माइनस वन बाई थ्री ना, माइनस वन बाई क्या हो रहा है, थ्री, माइनस वन बाई थ्री। तो ये जो स्लोप एक बार मिल जाने के बाद आप डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक बात और समझना है हमें, क्या समझना है, इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और x का वैल्यू 1 दिया हुआ था, y का वैल्यू तो नहीं दिया। और वैसे भी इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन का फॉर्मूला में देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई एम, माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों चाहिए ना। अगर एक्स का वैल्यू, ये जो कार्ब है ये क्या है, कार्ब है, दिस वन इज कार्ब, मतलब जो ग्राफ, अगर सिर्फ एक वैल्यू दिया हुआ हो इसको आप इसी कार्ब में पुट करके दूसरा वाला भी वैल्यू निकाल लेना है। जैसे y का वैल्यू कितना हो जाएगा,
1 का क्यूब आप पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 का क्यूब 1 ही तो मिलेगा ना, 1 ही तो मिलेगा। इन दैट केस x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, तो बिठा दीजिए y माइनस 1 इक्वल टू व्हाट वाज द माइनस 1 बाई m का वैल्यू कितना मिला, माइनस 1 बाई m का वैल्यू कितना मिला, माइनस 1 बाई 3 ना, माइनस 1 बाई 3, तो माइनस 1 बाई 3 x माइनस 1, 3 को इस तरफ लेके जाइए मल्टीप्लाई, 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 दोनों की तरफ, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देखिए x और y दोनों एक तरफ होना चाहिए और x पहले लिखते हैं और x पॉजिटिव में, इसलिए इस बार क्या करेंगे, माइनस एक्स को इस तरफ लेके आएंगे, तो माइनस एक्स दैट इज प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 3 प्लस 1 को माइनस 1 इक्वल 0, तो क्या बनेगा, x प्लस 3y minus 4 equal 0. This is equation of, this one is equation of normal, this one is equation of normal. ठीक है कि नहीं, बता दीजिए एक बार। ठीक है सर। तो इसी हिसाब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग क्वेश्चंस में निकालते हैं, ठीक है। इसका जी। आप एक बार क्लास 12 का जो पुराना वाला बुक है उसमें से एक बार जरूर कोशिश करें, ठीक है। फिर भी कुछ दिक्कत होता है बोलने से फिर बताइए, फिर इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं तो कुछ नया टॉपिक कल फिर डिस्कस करेंगे, होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।